हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है प्रीवियस पेपर नंबर 18। ठीक, ये हुआ था 20 जुलाई 2023 को और ये है सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट हम इसके पहले कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट बाकी रह गई है, वो आपको कंटिन्यूअस 2 दिनों में मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कहाँ मिलेगी पीडीएफ ये आपको ऑलरेडी पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो फिर उसमें सब लोगों को इनवाइट कर लूँगा। अभी टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, पहले ही डिस्कशन रिलीज करने के पहले ही आ जाता है। तो जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारे 2022 का एसएससी का सारा सेट, 2022 का सीएचएसएल का सारा सेट, 2022 का एमटीएस का सारा सेट डिस्कस किया जा चुका है। 2023 में चल रहे हैं तो एमटीएस का हो चुका है, सीजीएल का चल रहा है, इसके बाद सीएचएसएल कर देंगे। स्टेनोग्राफर का भी पेपर डिस्कस किया जा चुका है। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है इस चैनल पर कि आप डिस्कशन अगर प्रीवियस पेपर का करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें? साइनोनिम बताना है किसका? अपैथी का। अपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ में आपकी अरुचि। अरुचि मतलब क्या हुआ? रुचि माने उस चीज़ में आपको वो काम करना अच्छा लगता है। अरुचि का मतलब वो काम करना अच्छा नहीं लगता, मतलब एक तरह से डिसइंटरेस्ट। ठीक है, तो अवर्जन साइनोनिम बताना है। अवर्जन का मतलब क्या होता है? अवर्जन जब आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं, जब वो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है, मतलब अवर्जन एक तरह से आप उससे बचना होता है। अवर्जन का मतलब क्या होता है? आप उस चीज़ से बच रहे हैं, बचना किसी चीज़ से, अवॉइड करना। अवॉइड करना समझ रहे हैं ना, अवॉइड करना। तो अवर्जन एक तरह से अवॉइड करने से रिलेटेड है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है? आप किसी के दर्द को अपने ऊपर महसूस करते हैं। वो आप एक लाइन है नहीं, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हाँ, तो तुम्हारे दोस्त के गाल पे एक तड़ा का चांटा पड़ा और छप गया आपके गाल पे, इतना महसूस कर पाओगे तब इम्पैथी होती है। और इंडिफरेंस का मतलब क्या होगा? एक तरह की उदासीनता होती है। उदासीनता का मतलब क्या हुआ? उसी से ना हमें कोई मतलब ना नफरत है ना प्यार है, दोनों चीज़ें नहीं है, मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, ये वाली चीज़ आती। तो ये अपैथी जो होगी ना, अपैथी इनडिफरेंस से मिलती जुलती है। ठीक है, अवर्जन मत लगा देना। आयोग ने यही आंसर भी लिया था, आयोग का भी आंसर इनडिफरेंस ही था। तो अपैथी एक तरह से किसी तरह से मतलब रिलेटेडनेस होने से अभाव है, मतलब नॉट रिलेटेड टू, वो हमसे क्या लेना देना, हमसे क्या मतलब है, इस वाली फीलिंग में आता है इंडिफरेंस। हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी, वैमनस्य, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो आया था आयोग का वो कौन सा था? थर्ड वाला था। ठीक, कहीं अवर्जन मत लगा देना, अवर्जन अवॉइड करने के लिए लगता है। और अपैथी में आपका रुचि का अभाव होता है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप इंडिफरेंट होते हैं उस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये अरेंजमेंट दिया है, देखो 1 2 3 4 ABCD यहाँ तक है। चलिए, तो ए में क्या लिखा? ही यूज्ड टू कमिट वन थेफ्ट। वो एक चोरी कौन किया करता था? कौन? ही। अच्छा, आप ही को ढूंढ नहीं पाओगे। मैं अरेंजमेंट करते समय ये बताता हूँ कि ही जो है अपने नाउन के बाद आता है, पहले नाउन आएगा फिर ही आएगा, लेकिन वो यहाँ लगेगा नहीं। देखो ए में, बी में, ठीक है, और सी में और डी में, सब में ही लिखा हुआ है, मतलब ये ही पहले सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस तक है, नाम इसका कहीं नहीं मेंशन किया गया होगा। चलिए, अगर कहीं मिल गया एक चोर तो हो सकता है काम बन जाए हमारा पहले, नहीं तो अब अंधेरे में ही तीर चलाना पड़ेगा। चलिए, एक क्लू तो बेकार हो गया नाउन प्रोनाउन वाला। चलिए, ही यूज्ड टू कमिट वन थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज। साल में एक चोरी किया करता था वो। और स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर। एक साल तक उसकी, मतलब एक चोरी करता था, जितना पैसा चुराता था उससे एक साल उसका काम चल जाता था। बड़ा बढ़िया चोर है भाई, ईमानदार, इतनी ऑनेस्टी। आगे लिखा है कि ही चूज द हाउस एट सॉल्टओवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी। अगली वाली चोरी बर्गलरी करने के लिए वो चुनता है एक ऐसा हाउस जो कहाँ है? सॉल्टओवर ग्रेंज पर है।
आगे ही स्टडीड द डिज़ाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 15 दिन। तो 15 दिन तक वो उस हाउस की डिजाइन को स्टडी करता रहा। बहुत प्लान चोर है, समझ लीजिएगा। ही फाउंड दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंदन। वो पता लगाता है कि परिवार लंदन गया हुआ है। एंड द सर्वेंट्स टू द मूवी, और जो सर्वेंट्स हैं उस घर के वो मूवी देखने गए हैं। फिर वो ही ब्रोक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर में वो उस घर में घुस जाता है। ब्रेक इनटू मतलब चोरी से घुस जाता है। आगे लिखा है ही होप्ड टू गेट 15,000 पाउंड्स। उम्मीद थी उसको कि 15,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। वर्थ ज्वेल, इतने की तो ज्वेलरी मिल जाएगी फ्रॉम द सेफ। ठीक है, ये उसका प्लान था। ठीक, चलो अच्छा। तो यार इसमें तो सब कुछ क्रम से ही लगा हुआ है, एकदम कुछ हमें चेंज करने का तो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये उस चोर के बारे में है कि वो साल में एक चोरी किया करता था। ठीक है, ये हो गया। अब की बार उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि नेक्स्ट बर्गलरी, अब की बार वाली जो चोरी के लिए उसने प्लान किया है वो एक ऐसा मकान है। फिर ये कह रहे हैं कि उसने घर को अच्छी तरह से स्टडी किया। उसके बाद कह रहे हैं कि उसने पता लगाया कि परिवार के लोग बाहर गए हुए, तो एकदम ABCD क्रम से लगा हुआ, यही लगा दो। क्या उसमें तर्क दें कि आगे पीछे क्या होगा? और उसको उम्मीद थी कि इतना मिलेगा। ABCD क्लियर है, क्रम से ही लगा हुआ है, पहला ही लगाओ। अब आ जाओ आप अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये फिर से रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो फिर ABCD लगा हुआ है। तो चलिए देखिए अब की बार क्या होता है। लिखा है कि क्रोनिक इन्फेक्शंस सच एज टाइफाइड। क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे इन्फेक्शन जिनमें बीमारी थोड़े लंबे समय तक चलती है, जैसे टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या अदर्स हैं फॉर एग्जांपल, आर नो लॉन्गर फियर्ड। तो इन्होंने कहा कि जो मतलब टाइफाइड और चिकन पॉक्स तरह के क्रोनिक इन्फेक्शंस हुआ करते हैं, आर नो लॉन्गर फियर्ड, अब इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट है। आगे लिख रहे हैं कि अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। इन्होंने कहा कि जो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन है इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में जो पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी के साथ रैपिड राइज हुई है, उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि डेथ रेट में ड्रॉप आई है। मतलब जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण यह है कि मृत्यु दर में कमी आई है। जाहिर सी बात है, एक कारण तो है ही। आगे लिखा है बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, इनकी वजह से डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा घट गई है। आगे लिखा है कि इन 2001 की बात है, डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल। मतलब 1000 जन्म होते थे तो उसमें 8.5, मतलब 1000 जन का कुल मिला के 1000 लोगों में जो डेथ रेट थी वो 8.5% थी बस। मतलब 1000 में 8.5 लोग मर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे चिकन पॉक्स या टाइफाइड वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां फैल जाती थी तो हज़ारों की संख्या में लोगों को साफ कर देती थी। ठीक है, जैसे कोरोना टाइप की बीमारियां फैलती थी, और हर साल इस तरह की बीमारियां फैला करती थी और बड़ी संख्या में लोगों की जान लिया करती थी। तो जनसंख्या जो था, जितना पैदा होते थे और उतने ही करीब मर जाया करते थे, संतुलन बना हुआ था। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण पे शुरू कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण से शुरू करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? बी से स्टार्ट करोगे। जो बात इसमें की गई है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बताया गया और कैसे। तो एक बी में एक बात बताई गई है कि जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है कि डेथ रेट में कमी होना। अब ये बताना है आपको कि कैसे ये हो रहा है। फिर आ जाओ 2001 के डेटा पर। 2001 के डेटा में यही बात बताई गई है कि इस समय 1000 पर 8.5% डेथ हुआ करती थी। अब ये क्यों इतना कम क्यों आया, डेथ रेट इतना कम क्यों हुआ? बिकॉज ये कारण बता रहे हैं कि जो मेडिकल ब्रेक थ्रू है, जो मेडिकल एडवांसमेंट है, उसकी वजह से डेथ रेट घट गई। अब उसका एक एग्जांपल दे दिया ए में इन्होंने। तो हम सबसे पहले कर दें बी क्यों लगा लें, बी के बाद क्या लगा लें, डी लगा लें, डी के बाद क्या लगा दें। अब कारण ले लिया तीसरा वाला, और तीसरा चौथा दोनों कारण ही है। तो पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, और उसके बाद ए होगा। तो बी डी सी ए कहीं ऑप्शन में हमको मिल रहा है, ये पहला वाला मिला बी डी सी ए।
चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं आपके। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, खाली जगह भरनी है। लिखा है कि रैपिड में रिप्लेस्ड बाई। रैपिड का मतलब अभी इसके पहले वाले उसमें आया था पैराग्राफ में। रैपिड मतलब बहुत तेजी के साथ, बहुत फास्ट, बहुत स्पीडली। मिल गया स्पीडी, यही तो मतलब। ग्रेजुअल मतलब क्रमिक, धीरे धीरे हो जाएगा। आर्टिस्टिक कलात्मक हो जाएगा। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जायज, लीगल। अरे यार ऐसे लिख लो, लीगल, जायज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करो। द न्यू बिल्डिंग वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये आप पकड़ लो, वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड में क्या करेंगे आप, बीइंग को हटाएंगे और कंस्ट्रक्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वाज कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो ये लिखा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वर्कर्स प्लूरल में है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वर के बाद कंस्ट्रक्टिंग। तो पहले आप वर और कंस्ट्रक्टिंग ढूंढिए। तो हैज के साथ बीइंग दिया है, इज के साथ बीइंग दिया है, हैड के साथ बीइंग दिया है, नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, वर कंस्ट्रक्टिंग, यही आपका आंसर होगा। पहला अटैक वर्ब पर, सीधे सीधे वर्ब अगर आपको मिल जाती है, खूब ज़्यादातर, अब कितने दिन से देख रहे हो, ज़्यादातर हमको वर्ब के साथ, जब वर्ब के साथ उसकी वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं वहीं हमारा काम बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं और हमें थोड़ा और डीप जाना पड़े, नहीं तो यही काम हो जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसके लिए आप 1 वर्ड बताओ, एक वर्ड बताओ। इसके लिए एक शब्द क्या लगा सकते हो कि मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट। बिलीवर ऑफ फेट का मतलब जिसको किस्मत में भरोसा होता है, मतलब जो किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा, ऐसा सोचने वाले लोग कौन होते हैं, भाग्यवादी। भाग्यवादी के लिए क्या लगाओगे, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग्य में भरोसा करता है। सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादी। कैटलिस्ट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उकसाने वाला, जो केमिकल रिएक्शन को उकसा देता है। जैसे आग में घी डाल दोगे तो घी क्या होगा, आग को कैटलिस्ट का काम करेगा। मिनिमलिस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम पे जो भरोसा करता है, कितना, मिनिमम मतलब न्यूनतम, सबसे कम वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। 7 नंबर पे आपका क्वेश्चन नंबर, और 7 नंबर में बताना क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड क्या, एबव। एबव का मतलब क्या हुआ, ऊपर। जैसे आप यहाँ है, यहाँ जो चीज़ होगी क्या होगी, एबव होगी। एबव के नीचे, ये नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर या बिलो हो जाएगी। तो आफ्टर होगा नहीं, ये अंडर या बिलो होगा, अपवर्ड और ओवर नहीं हो सकता। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है भैया, एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम का मतलब बताओ आप। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब हुआ कि आपने कुछ गलत किया है, आपको उसकी सजा भुगतनी होगी, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब यू विल हैव टू फेस द रिजल्ट व्हाट एवर यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। कुछ भी आपने गलत किया है तो उसकी सजा भुगतना। तो यहाँ लिखा कि बारिंग द एंटायर ऑडियंस, नहीं, ये नहीं होगा। बीइंग चैलेंज्ड टू अ म्यूजिकल कंपटीशन, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, टू बियर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शन। गलत कार्य कुछ किया है, उसके कंसिक्वेंस को भुगतने के लिए तैयार रहो, तो यही आपका आंसर होगा। नॉट नोइंग द रियल कार्ड्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वंस मोर अरेंजमेंट। कितना अरेंजमेंट पूछेंगे यार, चलो भैया फिर से आ जाओ। लिखा है स्वाम्स हैव रेक्ड हैवक। रेक हैवक का मतलब क्या, वो मुसीबत ला देना, ऑन क्रॉप से। स्वाम्स क्या होता है, जैसे टिड्डियों वगैरह का दल होता है, तो जब टिड्डियों का दल चावल वगैरह के, धान वगैरह के खेत पे अटैक करता है तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, मतलब एकदम से वो चाट जाते हैं, उसमें कुछ होना नहीं है। तो वही स्टार्टिंग करते हुए इन्होंने कहा, स्टार्टिंग है या बीच में है अभी नहीं कह सकते, कि स्वाम्स जैसे टिड्डियों के दल ने अटैक किया, हैव रेक्ड हैवक ऑन क्रॉप्स एंड कॉज्ड फेमाइन्स एंड मास माइग्रेशन। समझ में आ गया, तो अकाल पड़ गया और बहुत संख्या में लोग माइग्रेट कर गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। देखिए बी में लिखा कि सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकस्ट्स हैव कॉज्ड प्लेग्स। प्री हिस्टोरिक टाइम से मतलब क्या हुआ, जब इतिहास नहीं शुरू हुआ था, आदिम काल से, बहुत पहले के समय से जो लोकस्ट हैं, जो टिड्डियां हैं, वो प्लेग मतलब क्या हुआ, एक तरह से बड़ा नुकसान करती आई हैं फसलों को। आगे तो मतलब हमको लगता है यहीं से स्टार्ट भी हमको करना पड़ेगा।
बी से स्टार्टिंग मिल रहा है, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से बता रहे हैं इनका अटैक। आगे लिख रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंट्रोल रिलाई ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक तरीका है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो पेस्टिसाइड के यूज पर डिपेंड करता है। फ्रॉम द ग्राउंड और द एयर, मतलब नीचे से पेस्टिसाइड छिड़क दिए, यहाँ पे ऊपर से एयर से छिड़क दिए। ऑल्दो बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोचेज आर आल्सो मेकिंग ग्रेट स्ट्राइक्स। हालांकि इस समय जो बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोच है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। आगे लिखा चेंजेज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो कृषि में प्रैक्टिसेस होती हैं, जो चीज़ें हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनमें जो चेंजेज आ रहे हैं। और इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज वेयर स्वार्म्स टेंड टू फॉर्म, जहाँ पर ये टिड्डियों का दल वगैरह फॉर्म किया बनता है, जहाँ टिड्डियों का दल बना करते हैं, जहाँ पे ये पैदा होती हैं। हैव लेटली अलाउड कंट्रोल मेजर्स, वहीं से ख़त्म कर दिया जाता है इनको, तो वो कंट्रोल मेजर है टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लियर स्टेज। ठीक है, तो ये अभी अर्लियर स्टेज में, शुरुआती चरण में है। मतलब अब इस समय ये कर रहे हैं कि जहाँ पे टिड्डियाँ पैदा होती हैं, जहाँ वो एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की संख्या में बढ़ती हैं वो, तो वहीं पे रोक दिया जाता है, वहीं पे ख़त्म कर दिया। इनका जो प्रजनन है वही रोक दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आप इसको स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो मैंने कहा था कि मतलब वही प्री हिस्टोरिक टाइम से जब ये शुरू हुआ है तभी से हम इसको ले लेते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम वाला ले लो। ये सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकस्ट हैव कॉज्ड प्लेग्स, टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती रही हैं। अब किसको नुकसान पहुंचाती रही हैं, इस पे आ जाओ। तो किसको नुकसान पहुंचाती? क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बी के बाद क्या लगा लें? ए ले लें। जो प्लेग करती हैं ये नुकसान, वो किस पर करती हैं? फसलों पे करती हैं, और अकाल आ जाता है, इतना नुकसान कर देती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? बी के बाद ए लगा लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे कि जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, तो इसमें यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड की बात की गई है, और ये क्या है कि चेंजेज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो मेथड में, तो यहाँ पे प्राचीन वाला भी और नया, मतलब यहाँ पे इन्होंने नया वाला बताया और यहाँ पे प्राचीन वाला बताया है। ठीक है और यहाँ पे आल्सो वाला भी आ गया है। तो ये अब आल्सो लगा दिया, तो इसका मतलब ये बाद में लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले हम चेंजेस मेथड में चेंजेस की बात करेंगे, तो तभी तो नया और पुराना दोनों कर पाएंगे, इसलिए आपको डी पहले लेना होगा, है कि नहीं? पहले चेंजेस की बात करोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, जो चेंजेस आएंगे। अब उसके बाद चेंजेस, चूंकि स्टार्ट चेंजेस पे कर दिया है, तो पहले चेंजेस हो जाएगा, उसके बाद आप सी पे आ जाइए। वैसे भी एक आप ऑप्शन देखेंगे तो बी और ए हमारा फिक्स हो गया था, बी ए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग बी से करनी है, बी के बाद ए ही लगेगा। ठीक, दोनों में टिड्डियों की बात हो गई है, और सी में और डी में इनके रोकथाम की बात हो गई है। तो पहले इनके बारे में बात होगी, बी ए हर हाल में शुरुआत में होगा। और हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं तो इस दूसरे वाले के अलावा और कोई बी के बाद ए है नहीं। ठीक है, तो इस लिहाज से भी यही वाला दूसरा वाला होगा। ठीक, तो आई थिंक कि मैंने आपको समझा दिया क्यों दूसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। और एक वर्ड दिया है इसमें ड्रैग, एक दिया है नॉर्थ, एक दिया है सीज, एक दिया है एरेज। तो ड्रैग इसकी स्पेलिंग सही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और ड्रैग की मीनिंग क्या होती है? तो ड्रैग की मीनिंग होती है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है कोई चीज़ छिड़काव करना, जैसे सब्जी बनाने के बाद ऊपर से धनिया छिड़क देते हो, वही है ड्रैग करना। ठीक, चलिए। नॉर्थ की स्पेलिंग एकदम से सही है, गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। नॉर्थ की मीनिंग क्या है बताने की ज़रूरत नहीं। सीज की स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। इरेज की भी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। तो सीज की स्पेलिंग क्या होगी? देखो, एक SEI होता है, SEI, तो उसमें ZE लगता है, और एक होता है SIE, और उसमें क्या लगता है? GE लगता है, और एक CEASE होता है। ये इतने 3 तरह के सीज है। और ये SEIZE वाला जो होता है, इसकी मीनिंग होती है जब्त करना। दूसरा वर्ड है कन्फिस्केट कर लेना। और इस सीज का मतलब होता है घेर लेना। जैसे कभी एक डायलॉग था ना, गब्बर सिंह, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तो ये होता है सीज कर लेना। और यहाँ SIEZE दिया हुआ है, इस Z की जगह क्या होना चाहिए था? G होना चाहिए था, या तो SEIZE कर दो। ठीक है, इन दोनों में से कोई स्पेलिंग लेनी चाहिए थी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपको एंटोनीम बताना है किसका? अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या? एनकरेज्ड। सेंटेंस पढ़ लो। हर मदर ऑलवेज एनकरेज द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज।
एनकरेज मतलब अर्ली मैरिज को वो प्रोत्साहित करती थी। अब इसका अपोजिट एंटोनीम क्या होगा? डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेट साइनोनीम हो जाएगा, सपोर्टेड साइनोनीम होगा, चीयर्ड साइनोनीम हो जाएगा, और एंटोनीम क्या होगा? डिस्करेज। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? एंटोनीम फिर बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो यह लिखा है आदिति इज मेटिक्यूलस बाय नेचर। मेटिक्यूलस का मतलब क्या हुआ? बहुत ही मेथडिकल। मेथडिकल का मतलब क्या होता है? कैसे लोग होते हैं मेथडिकल? मेथडिकल आदमी ऐसे होते हैं जैसे उनको एक कप चाय बनानी है तो गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, उसमें मेथड आएगा, टेक 50 ml ऑफ वाटर बॉयल फॉर इतन, मतलब टाइम दे देंगे, इतनी देर तक गर्म करो इसको, फिर इतना उसमें दूध मिलाओ, इतना चीनी मिलाओ, इतनी देर बाद उसमें चाय पत्ती मिलाओ, सब क्वांटिटी लिखी होगी। तो आदमी तौलेगा, चीनी निकालेगा, तराजू में तौलेगा, फिर उसमें डालेगा। तो एकदम मेथडिकल जो तरीका बताएगा एक्यूरेट वैसे ही चलते हैं वो लोग, ठीक। ये मेथडिकल वो होते हैं, उनको मेटिक्यूलस कहा जाता है। एंटोनीम क्या होगा? केयरलेस। केयरलेस, मुट्ठी से चीनी डाल देते हैं कुछ लोग, तो ये हो गए केयरलेस। अच्छा, जो लोग मुट्ठी से चीनी डाल देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो मतलब गलत होते हैं, अंदाज़ा है अपना अपना कि मेटिक्यूलस बहुत मेथडिकल होगा, केयरलेस ये केयरलेस उसका अपोजिट हो जाएगा। एक्यूरेट मेथडिकल ही हो जाएगा। प्रिसाइज यहाँ कोई लेना देना नहीं, कंसाइज बहुत संक्षिप्त होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए अब अपना फिलर का है। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, ठीक है। तो क्या लगाओगे? 13 नंबर पे बताओ। व्हेन शी डैश ऑफ स्पिन डिलीवरी, तो यहाँ पे स्वीप्स लिखा हुआ है और यहाँ पे वर्ब में हमको क्या चाहिए? यहाँ पर भी हमें वर्ब में एस चाहिए, तो विल गेट, हैज़ गेट, गॉट होगा नहीं, क्या होगा? यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैच करो, दोनों वर्ब लगी हुई है ना, तो दोनों वर्ब की एक ही फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ स्वीप्स लिखा है तो यहाँ भी तो वही होना चाहिए, वर्ब में एस के एस है, यस, ये एक वर्ब हमको मिल रही है, यही लगा दो। आगे आ जाओ, नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है? इसको सब्स्टिट्यूट करो, किसको? ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। मेनी नोटिसेबल पीपल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, ठीक है। बहुत से नोटिसेबल लोग उस फंक्शन में मौजूद थे। तो नोटिसेबल देखो, नोटिसेबल का मतलब क्या हुआ है? नोटिसेबल का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं? जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हमने कहा ये चीज़ नोट कर लो, तो नोटिसेबल होगी, मतलब लिखने योग्य होगी, उल्लेखनीय कह सकते हो, वो लिखने लायक है, तो नोटिसेबल लिखने लायक हो जाएगा। और पीपल के लिए नोटिसेबल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? पीपल के लिए नोटेबल लगेगा। और नोटेबल का मतलब क्या होता है? नोटेबल मतलब फेमस होता है, वेल नोन होता है, पॉपुलर होता है। तो लोगों के लिए नोटेबल लगाओगे कि नोटिसेबल लगाओगे? कोई मटेरियल हो, कोई रूल हो, कोई एग्जाम्पल हो तो आप नोटिसेबल कर सकते हो, कोई डेटा हो नोटिसेबल होगा, ठीक है। कोई पर्सन थोड़े नोटिसेबल होगा, पर्सन नोटेबल होगा। तो नोटेबल मतलब प्रसिद्ध, नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? लिखने लायक, ठीक है। नोटवर्दी का मतलब क्या होगा? वह भी वही, नोटिसेबल हो गया नोटवर्दी। सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी पीपल नहीं, फेमस पीपल लगाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो 15 में क्या होगा? क्या करना है? आपको बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग। एक इडियम दिया हुआ है, इडियम है स्टिर अप द हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है सोर्स ऑफ ट्रबल, ठीक है ना, मतलब मुसीबतों की जड़, ऐसी चीज़ जहाँ बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो 15 में क्या लगाओगे आप? आ जाओ। रेजिस्ट अ फाइट बिल्कुल नहीं, प्रोवोक ट्रबल ये हो सकता है, क्रिएट डाउट बिल्कुल नहीं होगा, स्कार ऑफ बर्ड्स बिल्कुल नहीं होगा। आप मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं अपनी, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 16 नंबर पे। 16 में क्या करना है? देखो इसमें कहा है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ऊपर वाले का यहाँ लिखा है डॉक्टर जोयस, डॉक्टर जोयस इज स्टडिंग, इज स्टडिंग, अभी थोड़ी देर पहले भी कंटिन्यूस का था। इज स्टडिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ इज हो जाएगा, उसके बाद स्टडिंग की जगह पे क्या लगाएगा? बीइंग, और बीइंग के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड, इज बीइंग स्टडीड। क्या पढ़ा जा रहा है? एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट पहले हो जाएगा, तो एन एक्सपेरिमेंट सब में लगा। इज बीइंग स्टडीड, तो इज स्टडीड लिखा है नहीं होगा, वाज लगेगा नहीं होगा, हैज़ बीन नहीं लगेगा, इज बीइंग स्टडीड ये आपको मिला, इज बीइंग स्टडीड चौथा वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या करना है? ये 4 वर्ड दिए हैं, द सोवेनियर शॉप्स,
सोवेनियर क्या होता है? जो निशानी के तौर पर, मतलब ऐसे गिफ्ट शॉप समझ लो, जब हम किसी को कोई निशानी के तौर पर कोई चीज़ देते हैं तो सोवेनियर शॉप्स। तो सोवेनियर शॉप्स विद इन द अम्यूजमेंट पार्क्स do sell well because the visitors are mostly children and the shops keep a good stock of objects that children find fascinating। ठीक, तो इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। अम्यूजमेंट की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा, फैसिनेटिंग की एकदम करेक्ट है, आंसर नहीं होगा, विजिटर्स की एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नहीं होगा, सोवेनियर की स्पेलिंग गलत है तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसकी स्पेलिंग होती क्या है एक्चुअली सोवेनियर की? होगा देखो SOU, बस यही यू की गड़बड़ी थी इसमें, SOU, उसके बाद VENIR, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी किसकी थी? उसमें यू नहीं लगा हुआ था इसलिए गलत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका। 18 में क्या करना है? साइनोनिम बताना है। किसका? डिलीजेंट का। डिलीजेंट का मतलब वैसे क्या होता है? लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी, लेबोरियस RIOUS होता है। तो फेथफुल, ऑफुल, स्पाइटफुल, केयरफुल क्या होगा डिलीजेंट के लिए? जो हमने मीनिंग बताई वो मीनिंग तो वहाँ दी ही नहीं है, बताओ क्या करोगे? हमने कहा डिलीजेंट का मतलब लेबोरियस होता है, एसिडुअस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है, बड़ा मेहनती परिश्रमी, और चारों में से कोई ऑप्शन ना फेथफुल परिश्रमी है, ना ऑफुल परिश्रमी है, ना स्पाउटफुल परिश्रमी है, ना केयरफुल परिश्रमी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से फेथफुल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिलीजेंट कभी कभी फेथफुल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो यही लगेगा। ऑफुल डरावना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? मैलिशियस, ऐसा आदमी जो आपसे द्वेष करता हो, ईर्ष्या करता हो। तो ये ऑफुल और स्पाइटफुल का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, चांस बनता है फेथफुल, केयरफुल का। तो केयरफुल सतर्क के लिए होगा, जबकि जो फेथफुल होगा वो वफादार के लिए होगा। वफादार आदमी, हार्ड वर्किंग आदमी वफादार होता है, लेबोरियस आदमी फेथफुल आदमी होता है, ठीक है। तो इसलिए यही वो प्रॉब्लम्स हैं कि आप डिलीजेंट की जो साइनोनिम किताबों में पढ़ के रट के आए होंगे वो यहाँ नहीं मिलने वाली। यहाँ आपको प्लेस वैल्यू देखनी होगी, मतलब कंटेक्चुअल मीनिंग निकालनी पड़ेगी। जो सिचुएशन आ जाती है, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपने जो डिलीजेंट के साइनोनिम्स पढ़े हैं उसमें से कोई यहाँ दिया हुआ नहीं है, आप इसी चार में से सेलेक्ट करो एक, तो कौन आप अच्छे से सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका। तो 19 रहा ये क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है? आपको एरर बतानी है, ठीक है। एक ऑप्शन है ना, नो एरर, तो इसमें पढ़ के देखो कोई एरर है क्या। तो यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, कुछ लोगों को आप हमेशा मूर्ख बना सकते हो। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ टाइम, ठीक है, तो सभी लोगों को कुछ देर के लिए आप मूर्ख बना सकते हो, कुछ लोगों को हमेशा के लिए बना सकते हो। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। नो एरर, नो एरर, ठीक है। तीसरा होगा, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है ही नहीं। आप कहोगे क्यों, तो मैं क्यों, जब गलत नहीं है तो क्यों कैसे बताएं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखो, वंस मोर। आप भाई कितना सब्जेक्ट, अरेंजमेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट, मुझे लगता है चौथा अरेंजमेंट कराने जा रहा हूँ आज। चलिए 20 में क्या करना है भाई, अरेंजमेंट आ जाओ। तो दिया है कि देयर आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स। कितने? 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स हैं गिवन टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द February 2019। आगे लिखा, अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना PMJDY मेक्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग और रेमिटेंस है, इंश्योरेंस है, एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन एट अ रीजनेबल प्राइस। अब लिखा इसी में अंडर द एक्रोनीम जैम, जैम का मतलब जन धन योजना, या फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ सोशल रिवोल्यूशन। इन सब मामलों में इंडिया सामाजिक क्रांति के कगार पर है।
बेनिफिशियरीज में ओपन एन अकाउंट विद नो बैलेंस, इसके जो लाभार्थी हैं किसके, जनधन योजना के, क्योंकि ये अकाउंट की बात कर रहे हैं। जनधन योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं वो नो बैलेंस, जीरो, 1 रुपया नहीं है उस पर वो अकाउंट खोल सकते हैं। तो पहले आप जनधन योजना के बारे में बताएंगे, तब आप कहेंगे कि उसका फ़ायदा क्या होता है। तो सी के बाद ही डी लगा सकते हो, ठीक है। या सी के बाद आप ये बताएंगे कि कितने खाते हैं, ये बताएंगे, उसके बाद डी लगाएंगे, ये दिक्कत हो सकती है। बी फिर डी। हाँ चलिए, इसमें हमें अरेंज कैसे करना पड़ेगा, अरे क्लियर हो जाओ भाई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आपके ये लेना पड़ेगा, अंडर द एक्रोनिम ऑफ जैम, जनधन योजना, पूरा जनधन योजना के बारे में ही बताया जा रहा है, यहाँ भी जनधन योजना के ही बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये पहले तो नहीं लगा पाएंगे, पहले ये लगा अंडर द एक्रोनिम जनधन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्यूशन। बताना पड़ेगा इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया एक मोबाइल रिवोल्यूशन के दौर में, कंडीशन में आ गई है। अब आप बताओगे क्यों, कैसे आ गई, जब आप कहोगे कि इंडिया जो है वर्ज ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति के दौर के कगार पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे। तो कैसे में आपको ए लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 1.52 बिलियन आधार कार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। अब हो गया ना, सी के बाद ए लगा दिया, सी के बाद ए लगा दिया, तो अब क्या लगाओगे, उसके बाद आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जैसे प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना थी, मेक्स सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, रेमिटेंस है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें सभी गरीब लोगों के लिए अवेलेबल कर दी गई हैं। और यही जो जनधन योजना है, इसके बेनिफिशियरीज जो हैं वो जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो पहले सी लगाओगे, सी के बाद ए लगाओगे, फिर बी लगाओगे और उसके बाद डी लगाओगे। आंसर सी ए बी डी कहाँ है, ये सी ए बी डी आपका आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना होता है भैया, देखो 4-5 खाली जगहें होंगी एक पैराग्राफ में, उन्हीं को आपको भरना होगा, ठीक। तो आ जाओ पढ़ो जरा। लिखा है द डिजिटल साक्षरता अभियान, दिशा जिसको कहते हो, डिजिटल साक्षरता अभियान, या इसको कहते हैं नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, ठीक है, NDLM स्कीम, ये स्कीम है, इसी को कहते हैं, इसी का दिशा का दूसरा नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। ये स्कीम है, हैज़ बीन फार्मुलेटेड टू डैश IT ट्रेनिंग 252.5 लाख पर्सन्स, इतने लोगों को IT की ट्रेनिंग देने के लिए, फार्मुलेटेड टू डैश लिखा है, टू डैश, टू मतलब क्या होगा, टू प्रोवाइड वगैरह के लिए लगाओगे यहाँ पे, टू प्रोवाइड IT ट्रेनिंग, ये प्लान चलाया गया था। तो इतने लोगों को IT ट्रेनिंग मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए, जिसमें इंक्लूड था, कौन कौन लोग इंक्लूड थे, इसमें इंक्लूड थे आंगनवाड़ी वाले सारे कार्यक्रम, आशा कार्यकर्ता सब हो गई, और ऑथराइज्ड राशन डीलर आ गए इसमें सारे, एंड इन ऑल द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के डैश द कंट्री अक्रॉस, तो क्या होगा, पूरे देश में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के आशा कार्यकर्ता हैं, रुको जरा इसको क्लियर कर लेता हूँ, इंक्लूड कर रहे थे डैश द कंट्री, मतलब डैश द कंट्री मतलब पूरे देश के जितने भी, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऑथराइज्ड राशन डीलर्स हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, पूरे देश के लिए लग गया। अब आगे आ जाओ, सो दैट, ताकि नॉन IT लिटरेट सिटीजन्स, जो नॉन IT लिटरेट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं, ऐसे सिटीजन्स आर डैश टू बिकम IT लिटरेट, ताकि उनको भी IT लिटरेट किया जा सके। सो एज टू, पर्पज क्या था, सो एज टू डैश देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि उनको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जा सके, किसमें, डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एंड आल्सो डैश देयर लिवलीहुड, और उनकी जीविका को भी डैश किया जा सके। चलो, ये मूड और मतलब था आपके पैसेज का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, भरना शुरू करते हैं। पहला वाला ये वाला ले लो, तो मैंने यहाँ पे शुरू में ही बता दिया था कि इसको फार्मुलेट किया गया है इतने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ क्या लग रहा है, टू प्रोवाइड या टू गिव, देखिए यहाँ पे मिलता है प्रोवाइड की नहीं,
टू अफर्म, अफर्म का मतलब हाँ करना होता है। एट्रीब्यूट का मतलब ये तो होगा नहीं, क्रेडिट देना होता है। अटेन भी नहीं होगा। इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है गिव, ये लग पाएगा आपको। इम्पार्ट का मतलब गिव या प्रोवाइड करना, तो ये दूसरा वाला, चौथा वाला लग पाया। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में आपका फिलर नंबर 2 है, तो यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, पूरे देश में, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया देश, यहाँ से यहाँ तक पूरा, एक्रॉस, थोड़ा लाइन टेढ़ी चली गई है, तो क्या हो गया, एक्रॉस द कंट्री लगाओगे। अमंग द कंट्री, बिटवीन द कंट्री, विद इन द कंट्री, एक्रॉस द कंट्री होगा, पूरे देश में, ठीक है। विद इन द कंट्री मतलब देश के अंदर, यहाँ जबकि करना है पूरा देश, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, फिलर नंबर 3। फिलर नंबर 3 में यहाँ आपको लगाना है क्या, सिटीजन्स आर डैश टू बिकम IT लिटरेट। इनका उद्देश्य क्या है कि जो IT इलिटरेट लोग हैं, जो IT के बारे में जिनकी जानकारी नहीं है, वो IT के बारे में जानकारी पा सकें। तो ये क्या करेगा, आर डैश टू, तो आर ट्रेंड टू, आर मेड टू, या आर इंक्लूडेड टू, या आर आर्डर्ड टू, क्या लगाओगे बताओगे। थर्ड नंबर पे तो ट्रेनिंग दी जा रही है ना इन लोगों को, मतलब ये लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिनको ट्रेनिंग नहीं हुई थी, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, राशन कार्ड डीलर हो गए, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या किया जाए, ट्रेन करना है। तो ट्रेन करना में आप क्या लगाएगा, आर ट्रेंड, तो पहला वाला ऑप्शन लगाओ। मेड इंक्लूडेड या ऑर्डर नहीं, आर ट्रेंड टू बिकम IT लिटरेट सो एज टू, ताकि क्या हो सके, इनको क्या करना है, ताकि वो सक्षम हो सकें, ताकि वो इस योग्य हो सकें कि एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, चलो अगले नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरे आ जाओ भाई कहीं इतना, ठीक, ये फिलर नंबर 4 है। फिलर नंबर 4 में क्या करना है, उनको इस योग्य बनाना है। तो उनको रिगार्ड करना है, नहीं, इनेबल करना है, यस, हाँ, उनको इस योग्य बनाना है तो इनेबल लगाओगे, ठीक है। इनैक्ट मतलब किसी चीज़ को लागू करने के लिए होता है। एबल, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में लगाते हैं, एबल एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब लगाना है तो इनेबल है ना, हमको वर्ब की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगा टू इनेबल। अब आगे देखो पाँचवा है, पाँचवें में क्या हो जाएगा, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकें अच्छी तरह से, अपनी जीविका के लिए क्या वर्ड लगाओगे। तो उनकी जीविका को क्या करोगे, जब ये IT ट्रेंड हो जाएंगे तो उनकी जीविका क्या हो जाएगी, उनकी जीविका प्रेजेंट हो जाएगी कि इंगेज हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी कि इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, उनकी जीविका, रोजी रोटी, उनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इन्हेंस हो जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ग्रोथ आ जाती है और इंक्रीज हो जाती है, तो इन्हेंस लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। सेट नंबर कौन सा है आज का, 18 है, ठीक है, 18। तो गुणा करके निकाल लेना कितना हो गया। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ठीक है, सब लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दशहरा, क्या कहते हैं, दशहरा कहाँ बीत चुका है, ठीक है। धनतेरस में कुछ ले लेना, खरीद वरीद लेना है बहुत ज़्यादा खर्चे मत करना, आप लोग स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। तो कुछ मतलब शुभ कर लेना बस, और क्या। दिवाली में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची मत करना, एंजॉय करना, घर जाओ मिठाई खाओ, मम्मी पापा के हाथ के बना हुआ खाओ, सब लोगों को बढ़िया से, बढ़िया सबकी दिवाली बहुत स्वस्थ हो, शुभ हो और तरक्की हो आप लोगों की, घर में धन धान्य आए, सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग पढ़ाई करें, जल्दी से नौकरी पाएँ, घर वालों की दिवाली और बढ़िया से मनवाएं। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।